प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नदी के कार्य और उससे उत्पन्न स्थल रूप, अर्थात जो बहता हुआ जल है उसके क्या क्या कार्य हैं और उस नदी के द्वारा किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो नदी जो है वो एक ढाल के अनुसार निश्चित मार्ग पर बहने वाली जलधारा होती है। अर्थात कोई भी जो जलधारा है वो ढाल के अनुसार एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती है, उसे नदी कहते हैं। नदी अपना जो कार्य है ये तीन तरह से करती है या तीन प्रकार के इसके कार्य होते हैं, जिसमें अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो ये नदी के कार्य कहलाते हैं और इन्हें नदी के त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य भी कहते हैं। तो इन तीन कार्यों के द्वारा ही नदी जो है वो कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अपर्दन से कई तरह के स्थल रूप बनते हैं और जो निक्षेपण है उससे कई तरह के स्थल रूप बनते हैं। नदी का जो अपर्दन है अर्थात जो चट्टानों का कटाव या घिसाव होता है वो कई तरह से होता है। तो नदियाँ जो है स्थल भागों को काटती हैं, उनका अपर्दन करती हैं और उन्हें सागर तक ले जाती हैं। तो नदी जो अपर्दन है उसके जो रूप हैं उनमें घोलीकरण या संक्षारण, अर्थात नदी के मार्ग में जो चट्टानें आती हैं और उन चट्टानों में जो कुछ घुलनशील तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं वो जल के संपर्क में आने पर उस जल के साथ मिल जाते हैं, जिससे वो चट्टान कमज़ोर हो जाती है। तो घोलीकरण या संक्षारण में जो है एक तरह से रासायनिक अपर्दन होता है, जिससे घुलनशील पदार्थ उन चट्टानों से अलग हो जाते हैं और नदी के साथ चले जाते हैं। दूसरा जो है वो होता है अपघर्षण, अर्थात नदी के साथ कई तरह के कंकड़ पत्थर होते हैं, जिसमें कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इन कंकड़ पत्थरों के द्वारा ही जो रास्ते में आने वाली चट्टानें हैं उनका अपर्दन होता है, उनका कटाव होता है। इस क्रिया को ही अपघर्षण कहते हैं। तो इन कंकड़ पत्थरों को एक तरह से छेदन यंत्र कहते हैं, जो छेद निकालने का एक यंत्र होता है। वैसे ही ये होते हैं, तो रास्ते में आने वाले चट्टानों को ये तोड़ते रहते हैं, उनका अपर्दन करते हैं। तो इस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। नदी अपर्दन का अगला रूप है सन्निघर्षण। जो ये कंकड़ पत्थर नदी की जलधारा के साथ होते हैं, तो एक तो ये चट्टानों को कुरेदते रहते हैं या उसका अपर्दन करते हैं, उसका कटाव करते हैं उन चट्टानों का, लेकिन ये खुद स्वयं भी आपस में इनमें रगड़ होती रहती है, ये स्वयं टूटते रहते हैं। इस क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। हाँ, यहाँ देखिए अपघर्षण में तो क्या करते हैं, ये कंकड़ पत्थर रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हैं, अपर्दन करते हैं, जबकि सन्निघर्षण में ये स्वयं ही आपस में टकराते हैं और टूटकर छोटे आकार में हो जाते हैं। इसे सन्निघर्षण कहते हैं। जलगति जो क्रिया है इसमें ना तो कोई कंकड़ पत्थरों का योगदान होता है और ना ही अन्य माध्यमों का। इसमें केवल जो जल है इसके द्वारा ही चट्टानों को तोड़ा जाता है। तो केवल जल के प्रहार से ही चट्टानें ढीली होकर टूट जाती हैं, उसे जलगति क्रिया कहते हैं। तो इस तरह नदी जो अपर्दन है इन्हें 3-4 तरीक़ों से करती है: संक्षारण या घोलीकरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलगति क्रिया। और इसी से ये जो चट्टानें हैं उनका अपर्दन होता है। परिवहन का जो कार्य है उसमें नदी अपर्दन करने के बाद उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। उस मलबे को या जो चट्टानों का चूर्ण है उनका जो है स्थानांतरण होता रहता है। तो नदी अपर्दन के बाद उस मलबे को लेकर दूसरे स्थान पे जाती है, इसे ही नदी का परिवहन कहते हैं। अब जो परिवहन हो रहा है नदी का, इसके भी कई रूप हैं या ये कई तरह से होता है, जैसे कि कर्षण क्रिया द्वारा या लुढ़क कर। तो जो
जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए नदी के साथ चलते हैं, उछलते हुए चलते हैं, तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो एक बार में ही एक जगह नहीं छोड़ते हैं, वो कुछ दूरी पर खिसकते हुए चलते हैं, उछलते हुए चलते हैं। तो ये क्रिया लुढ़ककर या कर्षण क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया है उत्परिवर्तन। इसमें चट्टानों के टुकड़े जो हैं नदी जल के साथ उछल उछल कर स्थानांतरित होते हैं। उछलने या फुदकने की क्रिया जो है ये मंद गति से होती है, इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जबकि कर्षण क्रिया में क्या है, वो लुढ़कते हुए चलते हैं। जो भारी टुकड़े होते हैं वो लुढ़क कर चलते हैं, लटक कर। जब हल्के पदार्थ होते हैं, हल्की जो है नदी के जल के साथ कुछ चट्टानें होती हैं या उनका चूर्ण होता है, तो वो पलवलशीलता के कारण उस जल में लटक कर चलते हैं, तैरते हुए चलते हैं और घुलकर। तो जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो नदी जल के साथ घुल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण हो जाता है। तो नदी जो है वो परिवहन इन तरीक़ों से करती है। कर्षण क्रिया लुढ़क कर जाते हैं, उत्परिवर्तन में उछल उछल के जाते हैं, या जो हल्के हैं वो तैर कर जाते हैं और कुछ पदार्थ जो हैं घुल कर जाते हैं। तो ये नदी के कार्य होते हैं। और नदी का जो अंतिम तीसरा कार्य है वो है निक्षेपण। तो अपर्दन हो गया, चट्टानों का कटाव हो गया, घिसाव हो गया। उस मलबे को या चट्टान चूर्ण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, उसे परिवहन की क्रिया कहते हैं। और जैसे ही नदी का ढाल कम होता है तो वो जो मलबा है या चट्टान चूर्ण है उसका धीरे धीरे जमाव होने लगता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। तो ये नदी के 3 कार्य मुख्य होते हैं। अब है नदी के अपर्दन के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं। तो नदी अपर्दन करती है, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं और अंत में जो सागर में जाकर वो विलीन होती हैं, किसी झील में जाकर विलीन होती हैं। तो उससे पहले वो रास्ते में कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे कि हमने देखा था अपर्दन चक्र में कि नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो युवावस्था में अलग तरह की स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं, प्रौढ़ अवस्था में अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं और वृद्ध अवस्था में अलग तरह की। तो आज अब इसमें देखेंगे कि नदी अपने अपर्दन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो इसमें जो स्थल रूप हैं उनमें पहला है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों में से आती है। जब नदियाँ युवा होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और तीव्र ढाल होता है, तो उन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की जो है वी आकार की घाटियाँ देखने को मिलती हैं। और वहाँ पर जो ये ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, जैसे कि हिमालय की बात करें या अन्य जो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो वहाँ जब नदियाँ निकलती हैं तो वो नीचे की ओर कटाव अधिक करती हैं, लंबवत अपर्दन। तो उस लंबवत अपर्दन के कारण 2 ऊंचे उठे भूभागों के बीच में नदी के द्वारा ये वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, जो सक्रिय होती है, काफ़ी गहरी होती है। तो ये जो स्थलाकृति है वी आकार की, ये नदी के शुरुआती तौर पर ही, अर्थात जब नदी युवा होती है, ढलान तेज होता है, उन क्षेत्रों में इस तरह की आकृतियाँ का निर्माण होता है। वी आकृति का ये अगला रूप होता है गार्ज और कैनियन। गार्ज का मतलब महाखड्ड और कैनियन का मतलब गंभीर खड्ड। तो गार्ज और कैनियन दोनों वी आकार की घाटियाँ ही होती हैं, बस अंतर इनमें थोड़ा गहराई का और चौड़ाई का होता है। तो गार्ज का विस्तृत रूप कहलाता है कैनियन। तो गार्ज और कैनियन में जो है वो चौड़ाई की अपेक्षा जो गहराई है वो अधिक होती है और वो ये सक्रिय होती है। तो जब वी आकार की जो घाटियां हैं, जब इनकी दोनों तरफ की दीवारें काफ़ी लंबवत होती हैं, खड़े ढाल वाली होती हैं, तो वो गार्ज व कैनियन का निर्माण करती हैं। तो गार्ज से गहरा होता है या इसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है, कैनियन। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना जो प्रांत है उसमें कोलोरेडो नदी जो है वो संसार का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है, जिसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं। तो कोलोरेडो नदी इस तरह की वी आकार की गहरी घाटी का निर्माण करती है।
तो गार्ज व कैनियन भी नदी के अपरदन द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। अगला जो स्थल रूप है नदी के अपरदन से निर्मित वो है जलप्रपात या छिप्रिकाएँ। तो जो छिप्रिकाएँ होती हैं वो जलप्रपात से सूक्ष्म होती हैं या एक तरह से इनका एक छोटा रूप होता है। तो प्रपात का छोटा या सामान्य रूप ही छिप्रिका होता है। इसमें जो है रास्ते में जब नदी बह रही होती है तो जब ऊबड़ खाबड़ पठारी भाग होता है, मान लीजिए ऐसा ही भाग है, तो पानी इसमें उछल उछल कर चलता है, कहीं ऊपर उठा हुआ वो भाग है, कहीं नीचे। तो इस तरह के स्थल रूप को छिप्रिका कहते हैं। जबकि गार्ज जो है वो छिप्रिका का एक बड़ा विस्तृत रूप है। जलप्रपात जो है वो छिप्रिका का एक बड़ा विस्तृत रूप है। तो जलप्रपात में पानी है वो काफ़ी गहराई से गिरता है। मान लीजिए यहाँ से ये नदी आ रही है और जैसे ही एक ऊंचाई आई तो ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो ऐसी स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो जलप्रपात के कई प्रकार होते हैं। तो जब पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो चट्टानों का अपरदन होता है। इसमें कोमल व मुलायम चट्टानें हैं। तो कोमल व कठोर चट्टानें होती हैं। तो कोमल चट्टानों का अपरदन अधिक होता है और कठोर का अपरदन देरी से होता है। तो इस तरह की स्थलाकृतियाँ निर्माण हो जाती हैं। तो गार्ज, जलप्रपात और छिप्रिका, ये दोनों ही इस तरह की स्थलाकृतियाँ हैं जो नदी के अपरदन से निर्मित होती हैं। अगला है जल गर्तिका। तो जल गर्तिका में जब पानी प्रपात से नीचे की ओर गिरता है यहाँ, तो इससे एक गड्ढानुमा आकृति बन जाती है, एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो उस गड्ढे में ही कंकड़ पत्थरों के द्वारा और भी विस्तार हो जाता है। तो इस तरह की जो आकृतियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? जल गर्तिका। और इन्हें ही क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। जब इनकी गहराई अधिक हो जाती है तो यही जल गर्तिका अवनमन कुंड कहलाती हैं। तो यहाँ जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें कई तरह के कंकड़ पत्थर होते हैं, तो एक गड्ढे नुमा आकृति होती है, वो कहलाती है जल गर्तिका। नदी अपरदन से निर्मित अगली जो स्थलाकृतियाँ हैं वो है संरचनात्मक सोपान। तो नदी के मार्ग में कठोर व मुलायम चट्टानें दोनों क्रम से पाई जाती हैं। तो जब कठोर व मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में होती हैं तो मुलायम चट्टानों का कटाव जल्दी होता है, जबकि जो कठोर चट्टानें हैं वो शीघ्रता से कटती नहीं हैं, उनका अपरदन धीरे धीरे होता है। तो इस तरह एक विशेषक अपरदन होता है। विशेषक से तात्पर्य है कोमल चट्टानें जल्दी कट रही हैं या उनका अलग दर से अपरदन होता है, और कठोर चट्टानें जो हैं उनका जो अपरदन है वो अलग तरीके से होता है। तो इससे नदी के दोनों तरफ, ये नदी बह रही है तो इसके दोनों तरफ जब कोमल व कठोर चट्टानें अलग अलग दर से कट रही है या उनका अपरदन हो रहा है तो कुछ सीढ़ी नुमा आकृतियाँ बन जाती हैं। उसे ही संरचनात्मक सोपान कहते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये अवरोधी शैल मतलब कठोर चट्टान और ये कोमल शैल। तो यहाँ ये देखिए, ये ऊपरी जो धरातल था तो नदी की शुरुआत यहाँ से थी। पहले ये जो नदी आज यहाँ बह रही है नीचे की ओर, पहले ये यहाँ थी। तो यहाँ होने से ये देखिए, ये कोमल चट्टान और ये SB का मतलब होता है स्ट्रक्चरल बेंचेज, संरचनात्मक सोपान। तो ये कोमल जो चट्टान है इसका अपरदन अधिक हो गया और इस कठोर चट्टान का अपरदन कम हुआ, तो इसलिए ये सीढ़ियाँ बन गई। नदी, ये नदी है, इसके इस तरफ और इस तरफ, तो ये जो सीढ़ी नुमा आकृति है यही कहलाती है संरचनात्मक सोपान। तो नदी के दोनों तरफ इस तरह की आकृतियाँ संरचनात्मक सोपान कहलाती हैं। अगली है नदी वेदिका। तो नदी वेदिका और संरचनात्मक सोपान दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। नदी वेदिका में भी नदी घाटी के दोनों तरफ जो है सोपनाकार वेदिकाएँ, सीढ़ी नुमा आकृतियाँ मिलती हैं। अंतर केवल इतना है कि यहाँ ये देखिए, ये नदी वेदिका कहलाती है। तो ये जो ऊपरी भाग था, पहले नदी यहाँ बह रही थी
ये जुड़ा हुआ था। जैसे आज यहाँ सबसे नीचे इस क्षेत्र में बह रही है, तो पहले यहाँ थी, इससे पहले यहाँ थी नदी, और सबसे पहले ऊपरी भाग में। तो अपर्दन के द्वारा दोनों तरफ जो है एक बाढ़ का मैदान निर्मित हो जाता है। तो एक तरह से ये नदी वेदिकाएँ बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। तो ये प्रारंभिक बाढ़ का मैदान है, तो सीढ़ी नुमा करती, फिर यहाँ और अंत में आज यहाँ नदी बह रही है। तो इस तरह की शिलाकृतियों का निर्माण दोनों तरफ होता जाता है। तो ये नदी वेदिकाएँ कहलाती हैं। नदी विसर्प। नदी विसर्प से तात्पर्य है जब नदी पर्वतों से नीचे उतरती है या ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, तो जैसे ढाल कम होता है तो नदी घुमावदार रूप में बहने लगती है, मोड़दार रूप में। इसे ही नदी विसर्प कहते हैं। तो इस तरह की आकृतियाँ नदी की प्रौढ़ अवस्था में अधिकतर बनती हैं। तो इस तरह की जो है स्थलाकृति जो है वो भी सर्पाकार हो गई। सर्प के आकार में नदियाँ बहने लगती हैं। कब? जब ढलान कम हो जाता है या नदी में बोझ या अवसाद की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो इस तरह की ये आकृति बनने लगती है। और इसी में जब नदी है वो इन विसर्पों को काट कर जब सीधे बहने लगती है, जैसे नदी अब ऐसे बह रही है, तो जैसे यहाँ से ये सीधे ऐसे बहने लग गई, तो ये जो भाग है ये शेष रह जाता है, यहाँ जल अवशेष रहता है। तो ऐसी जो झीलें हैं वो गोखुर झीलें होती हैं, गाय के खुर की तरह। तो विसर्प में जब कटाव हो जाता है, नदी सीधे बहने लग गई, यहाँ विसर्पाकार आकृति में बह रही है ऐसे ये नदी, लेकिन यहाँ जैसे कटाव होगा तो नदी फिर सीधा रास्ता अपना लेगी ऐसे, तो ये एक भाग शेष रह जाता है। तो इस तरह की स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं? गोखुर झील। तो नदी विसर्प भी नदी अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थल रूप है। और अंत में नदी निर्माण करती है संप्राय मैदान का। जैसे कि हमने अपर्दन चक्र में देखा था, ऊपर उठा हुआ वो भाग है वो बाद में जाकर एक समतल मैदान में बदल जाता है, जैसे डेविस महोदय ने पेनीप्लेन या संप्राय मैदान बताया है। तो इस तरह नदी अपर्दन के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं जिनकी चर्चा हमने ये की है, ये मुख्य स्थल रूप हैं। धन्यवाद।